जय हिंद दोस्तों। आज हम वापस अपनी नई शुरुआत करते हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा चलता है। करंट अफेयर्स जैसे सिद्धार्थ सर लेते हैं, ऑनलाइन के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं आपको वही चीज़ देने के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू या जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जा सके, जो चर्चित मुद्दे के रूप में आप टॉपिक को जानते हैं। आज का हमारा जो चर्चित मुद्दा है वो है हमारा नो फ्लाई जोन क्या है। नो फ्लाई जोन की बात करें, ये चर्चा में कहाँ है। तो सबसे पहले बात करें, अभी आप सभी जानते हैं, इवन पूरा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है रूस और यूक्रेन का युद्ध। आज वो युद्ध इस स्थिति में आ गया है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत उससे ना हो जाए। हालांकि जितनी भी विश्व शक्तियां हैं, भारत भी उसमें शामिल है, सभी यह चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन के मध्य जो विवाद के बिंदु हैं उनका समाधान किया जा सके और मानवता के दृष्टिकोण से इस युद्ध को रोका जाए। इसी में बार बार यूक्रेन ने इसी मुद्दे का या इसी का सहारा लेकर कहीं ना कहीं नाटो देशों से, यूएस से, विश्व शक्तियों से कहीं ना कहीं मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए। आज के हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नो फ्लाई जोन क्या है, नो फ्लाई जोन क्या है, चर्चा में क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रभाव किस प्रकार से पूरे विश्व में पड़ रहा है, फिर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने का क्या पड़ेगा असर। अगला बिंदु होगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है संबंधित तथ्य, जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे इन तथ्यों की। जैसा कि हमने पहले बोला कि ये क्या है, अगर हम इसे जानने का प्रयास करें तो इस इमेज से ही आपको पता चल जाता होगा, इस इमेज के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो निशान हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप कहीं किसी क्षेत्र में एंटर करते हैं, जैसे कि आपके स्कूलों में आपने देखा होगा प्रिंसिपल रूम, या आप सिनेमा हॉल पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो ये निशान अक्सर देखने मिलता है, जिसे बोला जाता है, जहां लिखा होता है प्रवेश निषेध है, मतलब ये प्रतिबंधात्मक क्षेत्र का निशान है कि यहां पर। लेकिन आपने देखा हमारी टीम ने कहीं ना कहीं इसे फ्लाइट के ऊपर इसे यूज किया है, और अगर इससे ही आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा, अगर आप इमेजिनेशन पावर से चीजों को याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए आसान तरीका है कि यहां पर नो फ्लाई जोन किसी भी विमान की उड़ान या किसी फाइटर की प्लेन की उड़ान को इस क्षेत्र में उड़ने की मनाही है। नो फ्लाई जोन या एयर एक्सक्लूजन जोन, आपने इसे पेपर में अक्सर जो टर्मिनोलॉजी देखा होगा, द हिंदू में जो चर्चा आई है ये है नो फ्लाई जोन। इसके अलावा जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो है एयर एक्सक्लूसिव जोन, AEZ। ये आपको याद रखना होगा। AEZ क्या है? तो एयर एक्सक्लूसिव जोन है जहां पर अनधिकृत विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं होती है। यह चर्चा में क्यों था? तो अगर हम चर्चा की बात करें, चर्चा में क्यों है, तो आप देखें कि अभी जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हैं। आप सबको पता है कि युद्ध चलते हुए आज 20-22 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन कहीं शायद रसिया ने सोचा था कि 4-5 दिन में यूक्रेन को हम समाप्त करेंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा और सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आज की डेट में बहुत सारे देश महाशक्ति के रूप में उभर चुके हैं और एक छोटा सा देश भी है कहीं ना कहीं अगर वह परमाणु संपन्न है या बाकी राष्ट्र उसके सहयोग में है तो युद्ध लंबा जा सकता है। आप एक छोटे कमजोर व्यक्ति को दबाने का भी प्रयास करेंगे, यदि वह विरोध में आ जाए तो आपका लंबा वक्त जाएगा। उसी का नतीजा है कि आज की डेट में रसिया में भी वहां की जनता कहीं ना कहीं पुतिन का विरोध करने लगी, क्योंकि ये युद्ध से कहीं ना कहीं जो जनधन की हानि होती है उससे दोनों देशों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम इसमें आते हैं वापस अपने में चर्चा में क्यों। यूक्रेन का जो जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है, यहां पर जो हमले के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति की चिंता बढ़ी कि इससे कहीं ना कहीं पूरे यूक्रेन पर हमले हो सकते हैं, और अगर परमाणु विस्फोट हो गया या परमाणु संयंत्र विध्वंस होता है जिससे लाखों करोड़ों नागरिकों की जान जा सकती है। युद्ध में दोनों ही देश चाहते हैं कि जो आम नागरिक हैं उनको सुरक्षित
निकाला जा सके, उन्हें सुरक्षा रखा जा सके। लेकिन ऐसे हमले से, हवाई हमले से आपको पता है कि नागरिक कहाँ छुपे होंगे ये सबको जानकारी नहीं होती है और हमलावर देश को भी इसकी कई बार जानकारी नहीं हो सकते। तो आम नागरिकों के हताहत होने की खबर आ रही है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो देशों और यूएस से, विश्व की महाशक्तियों से कहीं ना कहीं इस मदद की गुहार लगाई है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए, जिससे हवाई हमले जो है उन्हें रोका जा सके और नागरिकों को कहीं ना कहीं सुरक्षित पैसेज दिया जा सके और वो वहां से निकल सके। अब हम बात करते हैं कि परमाणु दुर्घटना को रोकने के लिए ये घोषणा की गई है, या घोषणा की जगह हम कहें कि इसकी मदद के लिए इस आधार पर नागरिकों की सुरक्षा और परमाणु दुर्घटना को रोकने का प्रयास किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा, ताकि नाटो देश मदद कर सकें और परमाणु संयंत्र वगैरह से की जैसी दुर्घटना जो होंगी उन्हें रोका जा सके। अब दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर परमाणु संपन्न देश हैं, अगर वो सभी शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व का खात्मा संभव हो सकता है। अगर हम देखें नाटो देश इसीलिए कहीं ना कहीं यूक्रेन की इस मदद जो मांगने का तरीका है उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं कि जो नाटो देश है, नाटो का आर्टिकल 5 एक कंपलसरी, एक सामूहिक सम्मिलित प्रयास की बात करता है कि अगर नाटो सदस्य में किसी भी प्रकार का किसी भी देश पर हमला होता है तो सम्मिलित रूप से मिलकर वह हमला करने वाले देश के अगेंस्ट काम करेंगे। अब नो फ्लाई जोन जो होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसकी सुरक्षा मुहैया करानी होगी, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने बस से काम नहीं होगा। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने के अलावा वहां की पेट्रोलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन देशों की आ जाती है जो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग के साथ वहां की सुरक्षा, अगर हम देखें कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैंने अभी चर्चा में आपको बताया, नाटो का आर्टिकल 5, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के 7वें अध्याय, नो फ्लाई जोन की चर्चा कहां से आती है? तो सबसे पहले बात करें यूनाइटेड नेशन के 7वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। नो फ्लाई जोन में किसी क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए नो फ्लाई जोन बनाए जाने का जिक्र किया गया है। किसमें? यूनाइटेड नेशन के चार्टर के 7वें अध्याय में। अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार यह बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद करें कि नो फ्लाई जोन कौन डिक्लेयर करता है, कैसे डिक्लेयर करता है, तो वैसे तो देखा जाए आपका यूएन के चार्टर में है तो डेफिनेटली यूएन की सहमति चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार नाटो देशों ने बिना यूएन की सहमति के भी नो फ्लाई जोन नीति का इस्तेमाल किया है। कोई भी नाटो देश अगर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता है तो नाटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से सभी नाटो के देश रूस पर मिलकर हमला करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज अभी इससे दूर हैं और उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मान रही हैं, यूक्रेन की रिक्वेस्ट को। अब बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो एयर स्पेस की डिमिलिटराइजेशन, कहीं ना कहीं एयर स्पेस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है युद्ध में उसे रोकने के लिए है। फिर अगर बात की जाए कि देश क्षेत्र में दुश्मन देश के विमानों के संचालन को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं हमें एक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। फिर अगर बात की जाए मानवीय दृष्टिकोण से तो एक मानवीय कॉरिडोर के निर्माण करने के लिए, ताकि वहां के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मौका दिया जा सके अगर युद्ध की स्थिति में, क्योंकि नागरिकों को सुरक्षित रखना कहीं ना कहीं मानवता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम अगली बात करें कि इसका प्रभाव क्या होगा, जैसे हमने स्लाइड की शुरुआत में ही बता दिया कि हम इसके प्रभाव की बात करेंगे कि बात करें इस क्षेत्र में उल्लंघनों को रोकने के लिए संबंधित देश हवाई जहाजों पर प्रिमिटिव हमलों का सहारा भी ले सकता है। नो फ्लाई जोन, अगर उस जोन में किसी भी राष्ट्र का या कोई भी देश का बिना परमिशन के कोई भी विमान या फाइटर जेट कोई भी आते हैं तो उन्हें मार गिराया जा सकता है। उसके लिए ऑथराइज होते हैं कौन से? जिन देशों ने मिलकर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है। कई बार मार भी गिराया जाता है और शांति के दृष्टिकोण से कई बार उन्हें कंट्रोल कर या तो कहीं सुरक्षित स्थान पर उतारा जाता है, अपने कब्जे में लिया जाता है, या तो उस देश को वापस भेजा जाता है और चेतावनी दी जाती है कि इस फ्लाई जोन में नहीं आना है। युद्ध की स्थिति और अधिक भयानक हो जाती है अगर हम इसे ना रोकें। अभी फिलहाल तो अगर देखा जाए, अगर नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है और नाटो देश उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो रसिया ने डिक्लेयर किया है, चेतावनी दी है कि जो भी इस वॉर में शामिल होगा वह प्रत्यक्ष रूप से उसका दुश्मन होगा और रसिया उसे अपना दुश्मन मानेगा और उन देशों को उसका
खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके की चेतावनी दी है। नाटो देश इसमें क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं अभी उसमें बात करेंगे, लेकिन अगर बात होते हैं क्या होता है फ्लाई जोन, तो सिंपल शब्दों में जो यहां पर लिखा गया है, किसी इलाके में हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने से बनता है नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन बनाने के बाद ताकतवर वायुसेना वाले देश करते हैं एयर स्पेस की पेट्रोलिंग करना आवश्यक हो जाता है, तभी तो वो नो फ्लाई जोन बनेगा, ताकि उसकी सुरक्षा कोई आएगा तो उसे हम रोकेंगे कैसे सर। इसकी बात करें, युद्धग्रस्त इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है फ्लाई जोन। अगर इसके इंपॉर्टेंट बात की जाए कि क्या महत्व है तो आप इसे बता सकते हैं। इसके बाद है नो फ्लाई जोन में घुसने वाले एयरक्राफ्ट को मार गिराने की छूट होती है उन देशों को जिन्हें नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया है और संबंधित राष्ट्रों को इसके बारे में जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने का क्या पड़ेगा असर। अब बात करते हैं तो इन सब में ध्यान दें, नाटो सेनाओं के हाथ में आ जाएगा यूक्रेन का एयर स्पेस की सुरक्षा। मतलब यूक्रेन के एयर स्पेस को का पूरा कंट्रोल नाटो देश ले लेंगे, या वो देश जैसे अगर यूएस ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है नो फ्लाई जोन की, या बाकी मिलकर, तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा और यूक्रेन को कहीं ना कहीं एक सुरक्षात्मक वातावरण मुहैया हो सकता है। फिर दूसरी चीज है, नाटो सेनाओं के पास होगा यूक्रेन में उड़ रहे रूसी विमानों को मार गिराने का विकल्प। या तो नाटो के सैनिक गिराएंगे या फिर नाटो के विमान गिराएंगे, या फिर यूक्रेन खुद ही उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि वह भी अपनी सुरक्षा के लिए शामिल उन देशों के साथ होगा। फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने वाले देशों को रूस अपना दुश्मन मानेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसीलिए शायद नाटो देश अभी एक साथ शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध की क्योंकि सीधा सा जो रूस ने चेतावनी दिया कहा है तो कि अगर जो भी शामिल होंगे तो उनको डायरेक्टली हम दुश्मन के रूप में देखेंगे या सीधा युद्ध की स्थिति बन सकती है। और सीधा युद्ध कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि सीधा युद्ध का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से सभी देशों का शामिल होना। क्योंकि अगर नाटो देश शामिल होते हैं तो रसिया के समर्थन में जो देश हैं उन्हें भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल होना पड़ेगा, और जब कई देश इसे शामिल हो जाएंगे तो तृतीय वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन जाएगी। फिर आए अगला बिंदु जो हमारा है, यूक्रेन पे हवाई हमले रोकने से नागरिकों को मिलेगा बच निकलने का समय, जो वहां पर अन्य देशों के नागरिक फंसे हुए हैं या यूक्रेन के नागरिक अन्य देशों में पलायन करना चाहते हैं, अभी यूक्रेन को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो वो हवाई हमलों के रुकने से कहीं ना कहीं वो बच के आराम से जा सकते हैं, सुरक्षात्मक जगह पर पहुंच सकते हैं। फिर यूक्रेन को इससे राहत मिलने की संभावना कम है। यह बिंदु एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि रसिया अपने एयर डिफेंस के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, एक विश्व शक्ति के रूप में जाना जाता है। वह अपने क्षेत्र पर ही रहकर चाहे तो यूक्रेन पर हमला कर सकता है, कई क्षेत्रों को लेके मिसाइल नहीं छोड़ सकता। भी आपने हाल ही में देखा है मिसाइल उन्होंने छोड़ी भी हैं और यूक्रेन पर हमला कर सकते हुए कहीं ना कहीं तीनों ओर से यूक्रेन को कहीं ना कहीं रसिया कवर करता है और हमले की जगह आपने देखा होगा। अब हम इसके लास्ट बिंदु पर आते हैं कि इसमें हमारे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या हैं। तो संबंधित जो तथ्य हैं, इस पूरी स्लाइड के संबंधित तथ्य जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, तो हम सबसे पहले इतिहास में जाते हैं कि नो फ्लाई जोन की शुरुआत कहां पर हुई है। तो सबसे पहले देखें हम 1990-91 में इराक में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, खाड़ी युद्ध गल्फ वॉर के समय इस यहां पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया। उससे पहले उसके बाद बोस्निया और हर्जानिया के जो गृह युद्ध चल रहा था, वहां पर हमने देखा, लीबिया के गृह युद्ध के दौरान हमने देखा कि ये डिक्लेयर कर चुका। तो हमें इंपॉर्टेंट बिंदु जो हमें याद रखना है, खाड़ी युद्ध के समय डिक्लेयर किया गया, खाड़ी युद्ध के समय पहला बिंदु। दूसरा आपका बोस्निया हर्जानिया का जो युद्ध चल रहा था उसके गृह युद्ध में। तीसरा हमें लीबिया के गृह युद्ध में, मतलब 1990-91, फिर 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान। और यहां पर एक और जो हमारा बिंदु है वो है ओलंपिक। जब आपने देखा लगातार ये स्थिति बनती गई है, तो लंदन में जो 2012 का ओलंपिक हुआ था वहां पर नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था। अब इसके बाद हम आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में नो फ्लाई जोन, जैसे कि हमने पहले भी बोला है, नागरिक सुरक्षा या सुरक्षा के मुहैया से बात की जाए तो कहां कहां होते हैं। सेंसिटिव जोन को भी नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया सकता है। भारत सरकार के द्वारा भारत में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, ताजमहल और तिरुपति मंदिर को नो फ्लाई जोन में डिक्लेयर किया गया है। इंडियन एग्जामिनेशन जो हमारे
नेशनल एग्जामिनेशन होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि इनमें से किस किस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन में रखा गया है, तो आप इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट जगह होती हैं उनको भी नो फ्लाई जोन में रखा गया है। उम्मीद है आज की स्लाइड से आपको कुछ चीजें जानकारी के रूप में प्राप्त हो सकी होंगी, और आगे भी हम इस तरीके के वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपको लगातार हम देते रहें। थैंक यू।